नेशनल इनकम अकाउंटिंग का लास्ट चैप्टर है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में आपको 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल मिलेगा। इससे जो प्रीवियस वाला जो चैप्टर मैंने आपको बताया था नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, उसमें मैंने आपको न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स भी बताए थे, जो अभी लास्ट मेरा वीडियो है उसमें तो बताया था। तो उसमें भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो 3 मार्क्स के आ जाते हैं, लेकिन इस चैप्टर में से सर्टेनली आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। तो हमने जो सेकंड चैप्टर पढ़ा था वहां हमने सर्कुलर फ्लो के फेजेस पढ़े थे। कितने फेज पढ़े थे? हमने वहां पर 3 फेजेस पढ़े थे। पहला था प्रोडक्शन फेज, दूसरा था डिस्ट्रीब्यूशन फेज और तीसरा था एक्सपेंडिचर फेज। इस डिस्ट्रीब्यूशन फेज को हमने इनकम फेज भी कहा था। उन 3 फेजेस के बेसिस पर यहाँ पर नेशनल इनकम अकाउंटिंग के 3 मेथड हैं। पहला है प्रोडक्ट मेथड, जो आपका प्रोडक्शन फेज था उसी प्रोडक्शन फेज से बना है आपका प्रोडक्ट मेथड, या उसे कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन फेज था, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन को हमने इनकम बताया था, यानी कि वो जो एक्सपेंडिचर फर्म ने किए और उनके रिवार्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने रिसीव किए वो डिस्ट्रीब्यूट हुए। तो फैक्टर्स को जो किसके रूप में मिला, वो इनकम के रूप में मिला, तो इसलिए इनकम मेथड। और तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कि फैक्टर्स ने जो इनकम रिसीव की थी वो गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए उन्होंने स्पेंड की। तो इस तरह से यहाँ पर 3 फेजेस है और 3 फेजेस के बेसिस पर 3 मेथड है। ये तीनों ही मेथड इंपॉर्टेंट है अपने अपने प्लेस पर, क्योंकि हर टाइम हर चीज एकदम 100% वो नहीं होती। लेकिन यहाँ पर हम इनकम की बात करते हैं तो इनकम के बेसिस पर या उस मेथड से कहीं ना कहीं हम उनको जज कर सकते हैं, हम उनको फाइंड आउट कर सकते हैं उनकी वैल्यू को। तो अगर हमने प्रोडक्शन में देखा है तो प्रोडक्ट मेथड से हम उसे फाइंड आउट कर लेंगे, हमने इनकम से फाइंड आउट कर सकते हैं और हम एक्सपेंडिचर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि मैंने आपको जब सर्कुलर फ्लो में बताया था तो वो तीनों के तीनों एक दूसरे से क्या थे, कनेक्टेड थे। इसीलिए यहाँ पर जो नेशनल इनकम के जो आंसर आएंगे तीनों मेथड से सेम आंसर आएंगे, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड। तो वैल्यू एडेड जैसा नाम है वैसा ही उसका काम है, यानी कि एक प्रोडक्शन यूनिट जो उसके पास प्रोडक्ट अवेलेबल हैं तो वो जो रॉ मटेरियल के रूप में परचेज करती है और जो उसे फाइनल गुड के रूप में उसे सेल करती है, तो दोनों की वैल्यू में कुछ एडिशन होता है। अब ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि उसे फैक्टर इनपुट और नॉन फैक्टर इनपुट का पेमेंट करना पड़ता है। तो फिर वो क्या करता है, उस इंटरमीडिएट गुड या इनपुट को क्या करता है, चेंज करता है फाइनल गुड्स के लिए। और फाइनल गुड्स के लिए वो जब चेंज करेगा तो उसमें कोई चेंजेस आएंगे और उन चेंजेस के लिए उसे फैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, उन फैक्टर के उसे रिवार्ड देने पड़ेंगे जो उसके लिए क्या हो जाएंगे, एडिशन हो जाएंगे। तो यहां पर जितनी एक इकोनॉमी में जितनी प्रोडक्शन यूनिट है, ईच एंड एवरी प्रोडक्शन यूनिट उसने जितनी वैल्यू ऐड की है उसका सम अप कहलाएगा नेशनल इनकम। तो जो डेफिनेशन है, when the value added by the each and every production unit in the economy is summed up, we will get national income। जैसे हम मान लेते हैं कि एक्टिविटीज के आधार पर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के आधार पर आपने 10th क्लास में पढ़ा था, एक्टिविटीज के बेसिस पर 3 टाइप के सेक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? पहला था प्राइमरी सेक्टर, दूसरा था सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा था टर्सरी सेक्टर। इन तीनों सेक्टर ने प्रोडक्ट की वैल्यू में कुछ एडिशन किया। उस एडिशन करने के बाद वैल्यू जो ऐड हुई, उन तीनों की वैल्यू, तीनों सेक्टर की वैल्यू को हम जब ऐड कर देंगे, एडेड वैल्यू को जब हम ऐड करेंगे तो फिर हमें मिलेगा नेशनल इनकम। इसमें सबसे पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड। तो वैल्यू एडेड क्या होता है? तो जो प्रोडक्शन यूनिट है उस प्रोडक्शन यूनिट को फाइनल गुड प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए, उसे चाहिए इंटरमीडिएट गुड या रॉ मटेरियल। तो उस रॉ मटेरियल की जो वैल्यू है उस वैल्यू में कुछ चेंजेस तो तब होंगे जब हम फैक्टर्स उस पर इन्वॉल्व करेंगे। तो जैसे हमने एक एग्जाम्पल कोड कर लेते हैं। अगर एक फार्मर है,
वो फार्मर वीट का प्रोडक्शन करता है। तो फार्मर के लिए तो वो जो वीट है वो फाइनल गुड है, लेकिन फार्मर के लिए वीट डायरेक्ट तो आएगा नहीं, उसे भी कुछ ना कुछ इनपुट की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए इनपुट क्या होगा? उसके लिए इनपुट होगा सीड, उसके लिए इनपुट होगा फर्टिलाइजर, उसके लिए पेस्टिसाइड। उसके लिए ये सारे के सारे इनपुट लगाने के बाद उसे जो फाइनल आउटपुट मिलेगा वो होगा उसका वीट। तो जो वीट सीड की वैल्यू है और जो वीट की फाइनल आउटपुट की वैल्यू है, दोनों में कुछ ना कुछ चेंज होगा। तो वीट सीड की वैल्यू में जब कुछ वैल्यू ऐड की जाती है, वो फिर फाइनल वीट के रूप में आएगी। ऐसे ही अगर एक फ्लोर मिल है, उसने इस वीट को किससे परचेज कर लिया? फार्मर से परचेज कर लिया। तो जो फ्लोर मिल है, उस फ्लोर मिल के लिए वीट क्या है? इंटरमीडिएट गुड है। और उस फ्लोर मिल ने वीट से फ्लोर में उसे कन्वर्ट कर दिया। तो फ्लोर मिल के लिए भी कुछ, एक तो वीट एज ए रॉ मटेरियल प्लस उस पर फैक्टर इनपुट की जरूरत पड़ेगी। तो जो दो खर्चे हैं वो कहलाएंगे आपके इंटरमीडिएट कंजम्पशन या रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। एग्जाम्पल से समझ रहे हैं, अगर फार्मर ने जो वीट प्रोड्यूस किया था, फार्मर का जो वीट था उसकी वैल्यू हमने बताई कितना? 500 रुपीज। और ये 500 रुपीज का वीट अगर उस मिल या फर्म ए के पास पहुंचता है, फर्म ए जिसने 500 का परचेज किया, तो फार्मर के लिए तो वीट फाइनल गुड हो गई, लेकिन फ्लोर मिल के लिए, फर्म ए के लिए ये क्या हो गई? ये हो गई इंटरमीडिएट गुड। और इस फर्म ने इस 500 के वीट में कुछ एडिशन करके इसे बेच दिया 700 रुपीज में। तो एडिशन कितने का हुआ? एडिशन हुआ 700 माइनस 500 इक्वल्स टू 200। तो यहां आ जाते हैं, वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड कितना हुआ? 200 का। वैल्यू ऑफ आउटपुट कितने का? यानी कि फ्लोर मिल ने जो फ्लोर बनाया वो कितने का हुआ? 700 रुपीज का। उसमें से उसने वीट कितने का परचेज किया था? उसने वीट परचेज किया 500 का। क्लियर हो गई बात? फिर से रिपीट कर देता हूं कि जो वीट उसने परचेज किया वो किसके लिए? फर्म ए के लिए। क्या है वो है उसके लिए इंटरमीडिएट गुड या इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट कॉस्ट। और जो फ्लोर उसने सेल कर दिया कितने का? 700 का, वो उसके लिए क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट है। इस वैल्यू ऑफ आउटपुट में से अगर हम वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड को माइनस करेंगे तो फिर हमें मिलेगा वैल्यू एडेड। ऐसे ही अगर इसी फर्म बी ने, अगर हम फर्म बी की बात करते हैं, तो फर्म बी ने जो फ्लोर परचेज किया वो कितने का परचेज किया? 700 का। और उस फ्लोर से उसने क्या बनाया? उसने उसकी बनाई ब्रेड। और ये ब्रेड उसने सेल कर दी कितने की? 1000 की। तो चेंज कितने का हुआ? फ्लोर मिलने से उसने परचेज किया 700 का फ्लोर, और ब्रेड उसने सेल की कितने की? 1000 की। तो ये 1000 उसके लिए क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाएगा। और जो फ्लोर मिल से उसने 700 रुपीज का फ्लोर परचेज किया था वो उसके लिए क्या हो जाएगा? वो उसके लिए हो जाएगा इंटरमीडिएट गुड। तो उसने वैल्यू कितनी ऐड की? उसने वैल्यू ऐड की 300 रुपीज। तो मैंने आपको भी बताया था कि जितनी भी फर्म, ईच एंड एवरी फर्म इन द इकोनॉमी एड्स द वैल्यू, जितनी भी इकोनॉमी में फर्म है, उन सारी फर्मों ने जितनी वैल्यू ऐड की, एक ने 300 की और एक ने 200 की, अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, हम एज्यूम कर लेते हैं कि इकोनॉमी में केवल 3 ही लोग हैं या 2 ही लोग हैं, तो फिर वैल्यू ऐड हुई कितने की? केवल 2 लोगों ने ऐड की, और वैल्यू ऐड होने के बाद वो आंसर आ गया कितना? 500। वैल्यू एडेड कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया था? वैल्यू ऑफ आउटपुट में इंटरमीडिएट गुड को माइनस किया था। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट? तो वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं,
ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, एक साल में जितनी भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं उनकी मार्केट वैल्यू को हम क्या कहेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट कहेंगे। अब ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोड्यूसर, बिकॉज ये एक्चुअल कंट्रीब्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें इंक्लूड होता है क्या, इंटरमीडिएट गुड, ये रियल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अभी बता चुका हूं कि इसमें क्या इंक्लूड है, इसमें इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू इंक्लूड है। इसलिए वैल्यू ऑफ आउटपुट केवल और केवल क्या है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, एक साल में जितनी भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की हैं उनकी वैल्यू को वैल्यू ऑफ आउटपुट बोलते हैं। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट में दो चीजें शामिल होती हैं, एक सेल और दूसरा चेंज इन स्टॉक। अब सेल, अगर सेल की वैल्यू और वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम हो सकती है, कब? वो तब होगी जब जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए गए हैं वो सारे के सारे उसी ईयर में सोल्ड आउट हो जाएं, तो सेल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सेल में वैल्यू, सेल में आपको चेंज इन स्टॉक ऐड करना पड़ेगा, तब आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट मिलेगा। बात समझ में आई? फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट की बात की जाती है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में दो कंपोनेंट हैं, एक तो सेल है और दूसरा है चेंज इन स्टॉक। लेकिन अगर चेंज इन स्टॉक नहीं है, अब ये कब होगा, ये तब होगा जब जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए गए हैं वो उसी साल में पूरे के पूरे सोल्ड आउट हो जाएं, तब सेल इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाएगा। अदरवाइज अगर कुछ छूटता है तो फिर वो चेंज इन स्टॉक उसमें ऐड किया जाएगा, तब फिर वो वैल्यू ऑफ आउटपुट आएगा। अब चेंज इन स्टॉक क्या होता है, उसके दो कॉन्सेप्ट है, स्टॉक के दो कॉन्सेप्ट हैं, एक है आपका ओपनिंग स्टॉक और दूसरा है आपका क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक वो टोटल क्वांटिटी होती है गुड्स और सर्विसेज की जो अवेलेबल है एक प्रोड्यूसर के पास या प्रोडक्शन यूनिट के पास, किसके रूप में, एक तो उसके पास होगा रॉ मटेरियल के फॉर्म में, या उसके पास फिनिश गुड के फॉर्म में होगा, या उसके पास सेमी फिनिश गुड के रूप में होगा। तो ये जो उसी साल में, उसी अकाउंटिंग ईयर में जिसमें वो प्रोड्यूस हुआ है, उसी ईयर में के बिगिनिंग में उसके पास रॉ मटेरियल के रूप में हो, उसी के पास सेमी फिनिश्ड गुड के रूप में हो और उसके पास फिनिश्ड गुड के रूप में हो, तो फिर वो कहलाएगा ओपनिंग स्टॉक। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या है, इट रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड एंड फिनिश्ड गुड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। ओपनिंग स्टॉक बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर था और क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर है, किसका, रॉ मटेरियल का, फिनिश्ड गुड का और सेमी फिनिश्ड गुड का। ठीक। अब चेंज इन स्टॉक क्या है, चेंज इन स्टॉक है डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इस तरह से वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाएगा सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। वो कब होगा, जब टोटल आउटपुट जो प्रोड्यूस किया गया फर्म ने वो उसी साल पूरा का पूरा सेल नहीं हुआ, कुछ एक पार्ट क्या रह गया, सेव या बच गया, अनसोल्ड रह गया, तब फिर आपके पास क्या होगा, वो आपको ऐड करना पड़ेगा चेंज इन स्टॉक, तब आपके पास आएगी वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है कि जैसे एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास कुछ अनसोल्ड आउटपुट रह गया, वो उस ईयर का क्लोजिंग हो जाएगा। ओपनिंग क्या होगा, वो जो बच गया था वो नेक्स्ट ईयर में जो आपने सेल नहीं हुआ था, जो प्रीवियस ईयर थी, जैसे 2019 के लास्ट में आपके पास कुछ प्रोडक्ट क्या रह गए, अनसोल्ड रह गए, तो फिर वो 2020 के लिए क्या बनेंगे, वो बनेंगे ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक बिगिनिंग ऑफ द ईयर और क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ ईयर, तब आप क्या करोगे, उस क्लोजिंग में से ओपनिंग को माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा कि चेंज इन स्टॉक कितना था, और वो आप सेल में ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है।
अगर ऐसे समझा जाए कि जो प्रोडक्ट सोल्ड हो गए उसके पास भी दो चीजें थी, क्या क्या थी? उसके पास था, जो सोल्ड हुआ उसके पास था प्राइस और क्वांटिटी। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद भी हमें सेल मिल जाती है। और अगर देखा जाए जो चेंज इन स्टॉक है उसमें भी तो यही दो चीजें शामिल हैं, क्या क्या? एक तो प्राइस और दूसरा क्वांटिटी। तो जो सोल्ड हो गया वो पी इंटू क्यू है और जो अनसोल्ड है वो भी क्या है? पी इंटू क्यू है। दोनों का अगर हम सम कर देंगे तो हमें मिलेगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। अच्छा, कभी कभार क्या होता है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए कभी कभार लिखा होता है डोमेस्टिक सेल। तब इस डोमेस्टिक सेल से आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें ऐड करने पड़ेंगे एक्सपोर्ट और ऐड करना पड़ेगा चेंज इन स्टॉक। अब ये कब होता है? ये तब होता है जब इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी होती है। तो ओपन इकोनॉमी में क्या होगा कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की भी एक्टिविटीज होगी, प्लस आपने जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है और उसे बाजार में अपनी ही डोमेस्टिक टेरिटरी में सोल्ड आउट किया है, तो वो तो हो गया डोमेस्टिक सेल। प्लस आपने जो सरप्लस था वो सरप्लस सेल कर दिया किसको? आउटर वर्ल्ड को, तो वो हो गया एक्सपोर्ट। तो इन दोनों के सम के बराबर, इन दोनों के सम के बराबर आएगा टोटल सेल। तो ये भी कभी नोट करने वाली बात है कि क्वेश्चन में कभी कभार लिखा होता है डोमेस्टिक सेल, तो डोमेस्टिक सेल जब लिखा होगा तब आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पर ऐड करना पड़ेगा एक्सपोर्ट। ठीक है। अच्छा, तो अभी मैंने आपको बताया था वैल्यू ऑफ आउटपुट को दूसरी तरह से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, प्राइस इनटू क्वांटिटी करके। ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट को एस्टिमेट करने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका है बाय टेकिंग द सम टोटल ऑफ कॉस्ट कंपोनेंट ऑफ द आउटपुट। आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए जितने भी एक्सपेंडिचर किए गए, अब एक्सपेंडिचर कौन से होंगे? एक तो फैक्टर इनपुट होंगे और दूसरा होगा नॉन फैक्टर इनपुट। तो जितने भी फैक्टर इनपुट हैं और जो नॉन फैक्टर इनपुट हैं दोनों को ऐड कर देंगे तब हमको वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है बच्चों के चेंज इन स्टॉक और सेल को ऐड कर दो, ये रहा। ठीक है, हम इसको एक टेबल से समझ लेते हैं। तो बच्चों, कॉस्ट कंपोनेंट, कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट होती है एक फर्म के एक्सपेंडिचर। तो फर्म ने एक्सपेंडिचर किस पर की? सबसे पहले इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी कि उसने प्रोडक्ट को परचेज किया, किसको? रॉ मटेरियल को। उसने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, यानी कि जो वर्कर उसके यहाँ काम करते हैं उनका उसको रिवार्ड दिया, वो कहलाएगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। उसने बिल्डिंग का रेंट दिया, वो उसके लिए एक्सपेंडिचर है। उसने कैपिटल का इंटरेस्ट पे किया, वो उसके लिए एक्सपेंडिचर है। और जो प्रॉफिट अर्न किया वो भी उसके कॉस्ट में आएगा, क्योंकि एंटरप्रेन्योर का रिवार्ड क्या है? वो प्रॉफिट है। डेप्रिसिएशन, मैं आपको अभी बताया था कि वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट मार्केट प्राइस पर होता है और मार्केट प्राइस पर क्या किया जाता है? ग्रॉस वैल्यू को लिया जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन भी इसमें इंक्लूड करेंगे। मार्केट प्राइस है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज का डिफरेंस, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो भी ऐड होगा। तो जब इन सारे आइटम 7 आइटम्स को हम ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। कौन से पार्ट से? कॉस्ट कंपोनेंट पार्ट से। क्लियर होगी बात? फिर इसके बाद आता है रेवेन्यू। अब रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू वो इनकम होती है जो आफ्टर सेल अ फर्म रिसीव द अमाउंट आफ्टर द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। तो वो जो अमाउंट उसने रिसीव किया किसके बाद? सेल के बाद। अब अभी हमने पढ़ चुके हैं, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट दो चीजों का सम होता है। कौन से कंपोनेंट से? रेवेन्यू कंपोनेंट से। तो वो होता है सेल और चेंज इन स्टॉक का सम। तो दोनों को ऐड करेंगे और इधर इन 7 आइटम्स को ऐड करेंगे तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी?
इक्वल हो जाएगी, क्योंकि आप अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम होता है। तो डबल एंट्री सिस्टम में जो वैल्यू एक साइड है उतनी ही वैल्यू दूसरी साइड आएगी। तो जो टोटल सेल और चेंज इन स्टॉक है उसकी वैल्यू इन 7 आइटम्स की वैल्यू के इक्वल होगी। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। होप आपको ये वैल्यू ऑफ आउटपुट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पूरा बताया है, डीपली बता दिया है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।